नमस्कार। डेफोडिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुखदेव खिलेरी आज एक और टॉपिक लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम लोग बात करेंगे भारत का सामान्य परिचय भाग 2। कल हम लोगों ने पढ़ा था भारत का सामान्य परिचय, इसका पहला भाग। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था भारत की स्थिति, भारत का नामांकन, इसके नामों के बारे में चर्चा की थी, भारत की ग्लोब परिस्थिति और भारत की महाद्वीपीय स्थिति के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। इसके बाद में कल हम लोग पढ़ रहे थे भारत में जो मुख्य रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा के बारे में। इसके बाद में आज हम लोग जो पढ़ेंगे उससे आगे बढ़ेंगे, यानी कि भारत के सामान्य परिचय में हमारा जो अगला जो स्टेप रहेगा वो रहेगा कि भारत की जो हम लोग पढ़े थे कि भारत की जो स्थिति है, अक्षांशीय स्थिति और देशांतरी स्थिति। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत की मुख्य भूमि है, लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होता है। भारत का पश्चिमी बिंदु जो है वो है यहाँ पर, यानी कि पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट और पूर्वी बिंदु जो है वो 97 डिग्री 25 मिनट। तो इस प्रकार से ये हमारे बिंदु थे। इससे आगे हम लोग आज बात करें तो हम लोग पढ़ते हैं कि भारत की जो स्थिति है उसमें हमारे जो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी जो बिंदु है, ये बिंदु अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। यानी कि भारत की जो स्थिति है उसी के अंतर्गत आगे हम लोग पढ़ेंगे हमारे चारों जो बिंदु है उनके बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि भारत का जो उत्तरी बिंदु है जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जहां पे हमारी सीमा उत्तर, बिल्कुल उत्तर में जम्मू कश्मीर में समाप्त होती है 37 डिग्री 6 मिनट। इस बिंदु का जो नाम है वो नाम है इंदिरा कोल। भारत के उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कोल और ये पड़ता है जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, पाक अधिकृत कश्मीर के बिल्कुल उत्तर में स्थित है। यह क्षेत्र इंदिरा कोल कश्मीर में पड़ता है। यह है भारत का उत्तरी बिंदु। भारत के दक्षिणी बिंदु की हम बात करते हैं तो भारत की दक्षिणी बिंदु भी दो आएंगे। जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, लेकिन दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट होता है। इसी प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी या कुमारी अंतरीप या इसका एक नाम और है केप कैमोरीन। इसे कुमारी अंतरीप, केप कैमोरीन यानी कि अंग्रेजी में, और कन्याकुमारी नामों से जाना जाता है। हमारा जो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है ये पड़ता है तमिलनाडु में, यानी कि ये तमिलनाडु का भाग है। तमिलनाडु राज्य में पड़ता है हमारा मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, जो कुमारी अंतरीप, केप कैमोरीन या कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। हमारा जो दक्षिणतम बिंदु है इसे कहते हैं हम लोग दक्षिणतम बिंदु। इसमें आप लोग फर्क समझना, हमारा दक्षिणतम बिंदु पड़ता है अंडमान निकोबार में, इसका नाम है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल या इसे कहते हैं पार्सन या इसे कहते हैं पिग्मेलियन। ये पड़ता है अंडमान और निकोबार में। हमारी मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तो पड़ता है तमिलनाडु में, लेकिन जो हमारा दक्षिणतम बिंदु है यह पड़ता है अंडमान निकोबार में और इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, सॉरी
कोल तो ऊपर रहेगा, सॉरी, इंदिरा पॉइंट, या इसे हम कहते हैं पार्सन, इंदिरा पॉइंट या पार्सन, या इसे हम कहते हैं पिगमेलियन पॉइंट। ये पड़ता है अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप में, यानी कि इस द्वीप का नाम है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार द्वीप का भाग है हमारा इंदिरा पॉइंट, बिल्कुल दक्षिण में। इसके बाद में आगे जो है वो ग्रेट चैनल शुरू हो जाता है, और ग्रेट चैनल के बाद में आगे जो है वो इंडोनेशिया का क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो ग्रेट चैनल के ऊपर भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है, जो 2004 में आई सुनामी के दौरान डूब गया था, यानी कि जलमग्न हो गया था। इसे इंदिरा पॉइंट या पार्सन या पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर पड़ता है। यह था हमारा दक्षिणतम बिंदु, और यह है मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु में। इन दोनों में फर्क है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है, इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणी बिंदु क्या कहलाता है, कन्याकुमारी। या मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या कहलाता है, कन्याकुमारी कहलाता है। तो ये तो बात हो गई दोनों दक्षिणी बिंदुओं की। अब हमारा पश्चिमी बिंदु, हमारा जो पश्चिमी बिंदु है, इस बिंदु का नाम है गोरमोता, या इसे कहते हैं गुहारमोता। गुजरात में पड़ता है यह, यानी कि गुजरात का क्षेत्र है। गुजरात का जो क्षेत्र है, यहां इसे सरक्रीक क्षेत्र भी कहते हैं। सरक्रीक क्षेत्र में गौर माता या गुहार माता हमारा पश्चिमी बिंदु का नाम है, जहां पे हमारी सीमा समाप्त होती है। और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है विवादित। ये पूरा जो क्षेत्र है ये विवादित है, यानी कि हम लोग पढ़ते हैं ये जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं कच्छ का रण। कच्छ का जो रण है ये भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में विवादित क्षेत्र है। बार बार पाकिस्तान इसके ऊपर अपना अधिकार जताता है। इसका कारण ये है कि पाकिस्तान कहता है कि जो कच्छ का रण है ये एक झील है। इसके ऊपर विवाद का जो कारण है वो ये है कि पाकिस्तान कहता है कि कच्छ का रण का जो क्षेत्र है ये एक झील है, और झील के ऊपर अगर सीमावर्ती क्षेत्र में कोई झील है तो अंतरराष्ट्रीय कानून ये कहता है कि वो दोनों देशों का आधा आधा हिस्सा होगा। तो पाकिस्तान इसको झील बताता है और इस कच्छ के रण में आधा हिस्सा मांगता है वो, यानी कि वो कहता है आधा हिस्सा हमारा है। लेकिन भारत कहता है कि ये झील नहीं है, ये जो है ये एक स्थल भाग है, और ये जलमग्न हो गया था नीचे धंसने के कारण, इसलिए हम कच्छ के रण को पाकिस्तान को नहीं दे सकते। इसलिए कच्छ के रण के ऊपर विवाद होता है, और पाकिस्तान यहां पर एक रेखा का नाम बताता है कि एक 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वहां से सीमा का निर्धारण किया जाना चाहिए। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब हम लोग पढ़ते हैं यहां से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि 23.5 डिग्री। इसके उत्तर में 24 डिग्री अक्षांश रेखा है यहां पे। अब पाकिस्तान कहता है कि जो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है यहां से भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर यहां से निर्धारण होता है तो फिर ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से में चला जाएगा। इसलिए भारत इसको 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को सीमा मानने से इनकार करता है, और भारत कहता है कि जो इस 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के उत्तर में जो सीमा है वही वास्तविक सीमा है। इसलिए इसके ऊपर विवाद होता है कि भारत और पाकिस्तान जो है वो कच्छ के रण के बारे में इसके अधिकार के लिए विवाद करते हैं, या इस क्षेत्र के अधिकार के लिए जो है वो अलग अलग तर्क देते हैं। पाकिस्तान इसको झील बताता है तो भारत इसको अपना स्थलीय भाग ही बतलाता है। तो ये 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश का विवाद जो है वो भी यहाँ पर है। सरकरी का विवादित क्षेत्र भी है वो यहाँ पर है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि सरकरी क्षेत्र कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, जहां पे भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की बॉर्डर लगती है। और इसी बॉर्डर वाले क्षेत्र में जो है वो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और
कुछ किरण को लेकर के हमारा विवाद है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं हमारे पूर्वी बिंदु को लेकर। हमारा जो पूर्वी बिंदु है वो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में हमारा जो पूर्वी बिंदु है, इस बिंदु का नाम है किबधु या वालांगू। हमारा जो पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है इसे कहते हैं किबधु या वालांगू। हमारा जो पश्चिमी बिंदु गुजरात में पड़ता है इसे गौर माता या गुहार माता कहते हैं, सरकरी का क्षेत्र। हमारा जो उत्तरी बिंदु है इसे कश्मीर में इंदिरा कोल कहते हैं। हमारा जो दक्षिणी बिंदु है वो है मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, कुमारी द्वीप या केप कमोरिन। हमारा जो दक्षिणतम बिंदु पड़ता है अंडमान निकोबार में, इसे इंदिरा पॉइंट या पार्सन या पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये ग्रेट निकोबार चैनल में पड़ता है। तो इस प्रकार से ये हमारे चार बिंदु हैं जहां से हमारे जो सीमाएं हैं वो समाप्त होती है, यानी कि इनके बीच में जो देश का जो मुख्य भूमि है वो स्थित है। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं, ये तो बात होगी भारत की स्थिति अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से और हमारे उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी बिंदुओं के बारे में। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे भारत का विस्तार। स्थिति के बाद में नेक्स्ट है विस्तार। विस्तार की अगर हम बात करें कि जो भारत का विस्तार है वो कहां से कहां और किन क्षेत्रों में है, तो जो विस्तार हमारा है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, यानी कि उत्तर में इंदिरा कोल से लेकर के दक्षिण में यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा जो विस्तार यानी कि जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर और हमारी जो पूर्व पश्चिम चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर। यानी कि चौड़ाई जो देश की है वो 2933 और लंबाई है 3214 किलोमीटर। यहाँ पर जो एक बात जो इंपॉर्टेंट है जो हमें यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत का उत्तरी दक्षिणी जो विस्तार है 8 डिग्री से 37 डिग्री तक, पूर्व पश्चिमी जो विस्तार है वो 68 डिग्री से 97 डिग्री तक है। यानी कि हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। अगर हम माने तो लगभग बराबर ही है। हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, 29 पॉइंट समथिंग है दोनों। इसके बावजूद भारत के उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी जो विस्तार है इसमें अंतर आ जाता है। अंतर जैसे कि ये तो 3214 किलोमीटर है लंबाई तो, लेकिन जो चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है। तो ये कहता है, जो क्वेश्चन आया था उसमें कहा गया कि भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री का जो विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री है। इसके बावजूद भारत के लंबाई चौड़ाई में अंतर जो है वो 281 किलोमीटर का आ जाता है। ऐसा क्यों है? 281 किलोमीटर का अंतर क्यों है? यानी कि हम 3214 में से अगर 2933 निकालते हैं तो ये 281 किलोमीटर बचता है। तो ये 281 किलोमीटर का अंतर क्यों आता है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि हालांकि जो विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का, इसके बावजूद हमारी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लंबाई चौड़ाई में 281 किलोमीटर का अंतर क्यों है। तो इस अंतर की हम अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पर यह ध्यान देंगे कि हमारा जो ग्लोब है उसके ऊपर जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं, जैसे ये अक्षांश रेखाएं होती है,
अक्षांश जो रेखाएं होती है ये एक दूसरे के समानांतर होती है इस प्रकार से, यानी कि इन अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है एक से दूसरी के बीच की लगभग 111 किलोमीटर ही रहती है, इनमें ज्यादा अंतर नहीं आता। लेकिन यहां पर दूसरी चीज हमें ध्यान में देनी है कि अक्षांश रेखाएं यानी कि जो इस प्रकार से चलती है, जैसे 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री इस प्रकार से 37 डिग्री, इनके बीच में ज्यादा अंतर नहीं आता। लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती हैं यानी कि इस प्रकार से 68 डिग्री 69 डिग्री, ये जो रेखाएं होती है जो कि हमारे ग्लोब के ऊपर जो खड़ी रेखाएं होती है, इन रेखाओं के बीच में अंतर आता है। जैसे जैसे हम लोग भूमध्य रेखा से दोनों ध्रुवों की ओर जाते हैं, मान लिया कि ये भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा से हम लोग ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो इन देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी है वो घटती जाती है। जैसे ये आप यहां पर इनके बीच की दूरी जो है वो लगभग 111 किलोमीटर होती है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं तो ये दूरी कम होती जाती है और ध्रुवों पर 0 हो जाती है। अगर हम दक्षिण की ओर जाएं तो भी 0 हो जाती है, यहां पर आते हैं। यानी कि इसका मतलब यही है कि देशांतर रेखाओं पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो दूरी है वो घटती है। इसी कारण भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 281 किलोमीटर कम है अक्षांशीय विस्तार की तुलना में। तो इसका जो उत्तर रहा कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री होने के बावजूद भारत में 281 किलोमीटर का अंतर क्यों है, तो इसका कारण था देशांतरीय विस्तार या देशांतरीय रेखाओं के बीच की दूरी का घटना, दूरी का घटना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि देशांतरीय रेखाओं के बीच की दूरी उत्तर की ओर जाने पर घटती है, इसीलिए भारत में पूर्व पश्चिम बिंदुओं के बीच की दूरी कम है और उत्तर दक्षिणी बिंदुओं के बीच की दूरी ज्यादा है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि उत्तर दक्षिणी और पूर्व पश्चिमी जो बिंदु हैं उनके बीच की जो दूरी है उसमें 281 किलोमीटर का अंतर आ जाता है। इसके बाद में हम लोग विस्तार की बात कर रहे हैं, तो भारत का जो विस्तार है या भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है भारत का, और यह पूरी दुनिया के या विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.41% है। और विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल है हिस्सा है वो 2.41% है। और इस दृष्टि से यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत से बड़े 6 देश और हैं। भारत से बड़े 6 देशों की बात करें तो नंबर 1 आता है रूस। दुनिया का दूसरा बड़ा देश है कनाडा। दुनिया का तीसरा बड़ा देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दुनिया का चौथा बड़ा देश है चीन। दुनिया का 5वां बड़ा देश है ब्राजील। दुनिया का 6ठा बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया और 7वां है भारत। तो ये है भारत से बड़े 6 देश। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसका कुल क्षेत्रफल है लगभग 1,70,00,000 वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब यह है कि ये भारत से 6 गुना बड़ा है रूस। रूस के बाद में कनाडा, फिर यूएसए, फिर चीन, फिर ब्राजील और फिर ऑस्ट्रेलिया। ये 6 बड़े देश है। दुनिया के सबसे बड़े देशों में बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। विश्व के सबसे छोटे देशों की बात अगर हम करें कि विश्व के छोटे देश, तो विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। इसका क्षेत्रफल है मात्र 0.44 वर्ग किलोमीटर। और दुनिया का दूसरा छोटा देश है मोनाको। और दुनिया का तीसरा छोटा देश है नोरू। इस प्रकार से यह है दुनिया के सबसे छोटे देश
और ये है दुनिया के बड़े देश। इस दृष्टि से यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर आता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है। अगर हम लोग बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो स्थान है दुनिया में वो है दूसरा। जनसंख्या में नंबर 1 है चीन और नंबर 2 है भारत। इसमें भी नंबर 3 है यूएसए। भारत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है और भारत की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 121 करोड़ रही और संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार भारत 2027 तक विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, चीन को पछाड़कर। तो ये जनसंख्या की दृष्टि से बड़े देश हैं। जनसंख्या में भी अगर हम छोटे देशों की बात करें तो विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है और इसकी जो अब जो जनसंख्या है वो मात्र 829 है। 829 मात्र जनसंख्या 829 है। वेटिकन सिटी एक छोटा सा, हम यूं कहें कि एक कॉलोनी है, एक ईसाई कॉलोनी है। जैसे कि हम इसकी बात करें तो भूमध्य सागर जो हम लोगों ने पढ़ा था, उस भूमध्य सागर में एक देश है इटली। इटली देश की राजधानी है रोम और रोम जो राजधानी है इटली की, उसी रोम की एक कॉलोनी है जिसके अंदर एक ईसाइयों का एक चर्च बना हुआ है और ईसाइयों के धर्मगुरु पोप का वो निवास क्षेत्र है और उसी ईसाइयों के धर्मगुरु के निवास क्षेत्र को और उस कॉलोनी को ईसाई लोगों ने एक स्वतंत्र देश का दर्जा दे दिया और इस देश का नाम है वेटिकन सिटी, जिसका क्षेत्रफल है मात्र 0.44 वर्ग किलोमीटर और जिसकी जनसंख्या है मात्र 829। तो ये विश्व में जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से सबसे छोटा देश है जो कि रोम में स्थित है। इटली की राजधानी रोम एक नगर है और रोम नगर के अंदर ही स्थित एक देश है वेटिकन सिटी, यानी कि रोम नगर के अंदर ही एक कॉलोनी है, उसी का नाम है वेटिकन सिटी। तो ये दुनिया का सबसे छोटा देश है। तो ये तो बात होगी बड़े देशों की, छोटे देशों की, यानी कि भारत के विस्तार की बात आ गई। तो हम लोग बात करते हैं, भारत का विस्तार है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उत्तर दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर। ये तो हमारे विस्तार की बात होगी, यानी कि स्थिति और विस्तार। यहां तक हम लोगों ने बात कर ली भारत के बारे में। भारत का नामकरण, सबसे पुराना नाम जम्बूद्वीप, भारत का दूसरा पुराना नाम आर्यावर्त, भारत का तीसरा नाम भारत नामक राजा के नाम पर पड़ा या एक कबीले के नाम पर पड़ा। भारत का चौथा नाम हिंदुस्तान ईरानियों द्वारा दिया गया। भारत का पांचवा नाम इंडिया यूनानियों द्वारा दिया गया और भारत का छठा नाम सिंधुको चीनी लोगों द्वारा दिया गया। फिर हम लोग स्थिति पढ़ते हैं। भारत ग्लोब पर उत्तरी और पूर्वी गोलार्धों में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। विस्तार, भारत जो है वो 8 डिग्री स्थिति की दृष्टि से 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच विस्तृत है। भारत उत्तर दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर, पूर्व पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के क्षेत्रफल का 2.41% है, मात्र 2.41% क्षेत्र है हमारे पास। लेकिन भारत में जो जनसंख्या निवास करती है वो विश्व की जनसंख्या का या विश्व का 17.5% है। भारत विश्व की 17.5% जनसंख्या का निवास स्थान है और भारत का क्षेत्रफल है दुनिया में मात्र 2.41%। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी सघन जनसंख्या भारत में पाई जाती है। तो भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है और भारत दुनिया का दूसरा बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया में 7वें स्थान पर आता है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे भारत का नामकरण, स्थिति और विस्तार के बाद में जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा ये है भारत की सीमाएं। कि भारत की जो सीमाएं हैं या हम यूं कहें कि सीमाएं और पड़ोसी देश। भारत की सीमाएं और पड़ोसी देश। अगर हम लोग
हमारी सीमाओं की बात करें और पड़ोसी देशों की स्थिति के बारे में बात करें तो हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के पड़ोस में या भारत की जो सीमाएं हैं वो लगभग 7 देशों के साथ लगती है और 2 पड़ोसी हमारे समुद्र में हैं जिनके साथ हमारी सीमा नहीं लगती। तो सबसे पहले जिस पड़ोसी की हम बात करते हैं वो हमारा एक शांति प्रिय पड़ोसी है, पाकिस्तान। दूसरा जो पड़ोसी देश है जिसके साथ हमारी सीमा लगती है इस देश का नाम है अफगानिस्तान। जो नेक्स्ट हमारा पड़ोसी है जिसके साथ हमारी सीमा लगती है इस देश का नाम है चीन। इसके बाद में हमारी सीमा लगती है नेपाल से। एक पड़ोसी है हमारा भूटान। पूर्व में यहां पर हमारा एक पड़ोसी है, थोड़ा सा स्पेस कम बचता है, म्यांमार। और ये जो पड़ोसी है हमारा इसका नाम है बांग्लादेश। ये यहां पर एक देश है मालदीव। ये है श्रीलंका। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। ये हमारे जो पड़ोसी देश हैं इस दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत के साथ जो पड़ोसी देश है उसमें 7 देशों की डायरेक्ट सीमा लगती है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। 2 हमारे समुद्री पड़ोसी, एक अरब सागर में मालदीव जिसके साथ हमारी डायरेक्ट सीमा नहीं लगती, और एक है हमारा देश पड़ोसी देश श्रीलंका, इसके साथ भी हमारी सीमा डायरेक्ट नहीं लगती। तो हमारी डायरेक्ट सीमा 7 देशों के साथ लगती है। यहां पर हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं इनके साथ हमारी जो सीमा लगती है या जो हमारी जो सीमा है इसके बारे में हम अगर बात करेंगे तो हमारी 2 प्रकार की सीमा लगती है। यानी कि जो सीमा है भारत की वो 2 प्रकार की होती है। एक है स्थलीय सीमा या इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। स्थलीय सीमा या इसे हम अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं जो हमारे स्थल भाग में लगती है, यानी कि यहां से लेकर के और यहां तक। दूसरी जो सीमा है भारत की वो है तटीय सीमा या इसे हम कहते हैं जलीय सीमा या इसे हम कहते हैं समुद्री सीमा। समुद्री सीमा हमारी लगती है अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में। समुद्री सीमा 2 प्रकार की होती है, मुख्य भूमि की जलीय सीमा या तटीय सीमा या समुद्री सीमा, और इसमें दूसरी है द्वीपों की या द्वीपीय तटीय सीमा। इसका मतलब यह है कि हमारे जो द्वीप हैं, यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप समूह है और ये अंडमान और निकोबार है, इनके साथ हमारी जो सीमा लगती है उसे हम कहते हैं द्वीपीय। और मुख्य भूमि यानी कि ये जो हमारी सीमा है जो हमारी लगती है इसे हम कहते हैं मुख्य भूमि की तटीय सीमा। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं हमारी स्थलीय सीमा की, इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं हमारी तटीय सीमा के बारे में या जलीय सीमा के बारे में। हम लोग स्थलीय या अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में बात करें सबसे पहले तो हम लोग यहां पर पढ़ते हैं कि हमारी जो सीमा है उसमें हमारे साथ 7 पड़ोसी देश सीमा बनाते हैं। 7 पड़ोसी देश हैं जो हमारी स्थलीय सीमा बनाते हैं, या हम यूं कहें
अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और इसके साथ हमारे 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश या यूनाइटेड टेरिटरी यूटी जो है वो सीमा बनाते हैं। ये चीज अब आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि यहाँ पर थोड़ा सा एक डाटा चेंज हो गया है। भारत की जो राजनीतिक सीमाएं हैं उसमें एक परिवर्तन आया है 31 अक्टूबर 2019 के बाद, कि ये जो क्षेत्र है, ये जो राज्य है, ये जम्मू कश्मीर राज्य होता था। यानी कि भारत में पहले 29 राज्य और 7 यूटी होते थे, केंद्र शासित प्रदेश होते थे। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इसका मतलब यह हुआ कि भारत का एक राज्य जिसका नाम है जम्मू और कश्मीर, ये टूट गया या इसको तोड़ करके और 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए 31 अक्टूबर 2019 को। अब हम बात करते हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेश बना है इसके कारण सीमाओं में क्या परिवर्तन आया है। तो हम देखते हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेश बना है, जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि जम्मू कश्मीर का ये वाला जो क्षेत्र है ये अलग है, ये जो क्षेत्र है ये अलग है, और ये क्षेत्र जो है वो अलग है। ये कैसे है कि इस क्षेत्र का तो नाम है अक्साई चीन, इस क्षेत्र का नाम है पीओके, इस क्षेत्र का नाम है लद्दाख, और ये है जम्मू एंड कश्मीर, जे। ये जो क्षेत्र था हमारा, ये इतना क्षेत्र पहले जम्मू कश्मीर कहलाता था। यानी कि ये जो भाग है हमारा, ये जम्मू कश्मीर राज्य था इतना। लेकिन जो 31 अक्टूबर 2019 को इस राज्य को, इतने ये जो राज्य है इस राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। अब ये जो क्षेत्र है ये है पाक अधिकृत कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि वो क्षेत्र, जम्मू कश्मीर का वो क्षेत्र जो पाकिस्तान के अधिकार में है, पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जे कर लिया था वो। और एक क्षेत्र ये भी जम्मू कश्मीर का क्षेत्र था, अक्साई चीन, जो चीन ने 1962 के युद्ध में कब्जे कर लिया था। तो ये अक्साई चीन कहलाता है, ये पीओके पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है। ये इतना भाग हमारा था जो कि हमारे पास अधिकार में है या हमारे पास है कश्मीर का। इस भाग के 2 टुकड़े हो गए, एक जम्मू कश्मीर यूटी बन गया और एक लद्दाख यूटी बन गया। यहां पर हमारा कुछ परिवर्तन आया है कि जो 17 राज्य थे उनके स्थान पर अब हो गए 16 राज्य, और ये दो केंद्र शासित प्रदेश आ गए जो हमारी स्थलीय या अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लगते हैं। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जैसे कि हम लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और उसमें जाते हैं, तो जैसे ज्योग्राफी जो विषय है, भूगोल में समय समय के ऊपर जो करंट में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हमें ध्यान में रखना होता है, क्योंकि एग्जामों में इस प्रकार का करंट ज्यादा पूछा जाता है। ये जैसे करंट का मुद्दा है कि जम्मू कश्मीर के टूटने से जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बने हैं उनमें क्या क्या परिवर्तन आया है, आपको ये चीज ध्यान में देनी चाहिए, ना कि जो पुराना जीके है उसकी तरफ। क्योंकि जो नया जो जीके जुड़ता है या कोई नई चीज जो भौगोलिक या राजनीतिक परिवर्तन होता है उसके इस प्रकार के करंट के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर राज्य के टूटने से ये जो 2 केंद्र शासित प्रदेश बने उसके कारण क्या परिवर्तन आया, अगर हम बात करें तो परिवर्तन ये आया कि जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, इस केंद्र शासित प्रदेश में 20 जिले होंगे। यानी कि इसमें कितने जिले होंगे? 20।
और जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है इसमें 2 जिले होंगे, एक का नाम है लेह और एक का नाम है कारगिल। ये 2 ही जिले होंगे लद्दाख में, और जम्मू कश्मीर में जिलों की संख्या हो जाएगी 20। इसके बाद में इसमें दूसरा जो परिवर्तन है वो ये कि इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में उप राज्यपाल जो है उसका शासन होगा। तीसरी बात जो ये है कि जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है इसकी अपनी खुद की विधानसभा होगी। इसकी अपनी विधानसभा होगी। अब यहां पर एक चीज और मैं बता देता हूं कि भारत में जो 9 यूटी है, 9 जो केंद्र शासित प्रदेश है, इनमें से 3 केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी विधानसभा है, विधानसभा है, 6 की नहीं है। अब 3 कौन कौन से जिनकी विधानसभा है, तो इसमें एक तो हो गया आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा है दिल्ली, दिल्ली की अपनी विधानसभा जैसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तीसरा जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम है पुडुचेरी, या जिसको बोलते हैं पांडिचेरी, पांडिचेरी। अब पुडुचेरी या पांडिचेरी जो है ये भी एक इस प्रकार का केंद्र शासित प्रदेश है जो एक जगह पर स्थित नहीं है, जैसे दिल्ली एक जगह पर स्थित है। पुडुचेरी या पांडिचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 3 राज्यों में स्थित है, यानी कि पुडुचेरी के कुल मिलाकर के 4 जिले हैं जो 3 जगह स्थित है। मैं ये भी आपको साथ साथ में बता देता हूं कि जो पुडुचेरी के जिले हैं उसमें से इसका एक जिला पड़ता है केरला में, इस जिले का नाम है माहे। माहे जिला भारत का सबसे छोटा जिला है और कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है। अब एक जिला तो इसका माहे जो है वो पड़ गया केरला में, ये केरल में है। अब इसका जो दूसरा जिला है वो पड़ता है यहां पर तमिलनाडु में, और एक जिला और है वो भी पड़ता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो इसका दक्षिण में स्थित ये जो जिला है, इस जिले का नाम है कराईकल। कराईकल। दूसरा जो जिला इसका तमिलनाडु में है ये है मुख्य, यानी कि पुडुचेरी जिला। एक जिला इसका यहां पड़ता है आंध्र प्रदेश में, इस जिले का नाम है येनम, ये पड़ता है आंध्र में, और ये दोनों जिले पड़ते हैं तमिलनाडु में। तो इस प्रकार से आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो पहले फ्रांस के अधिकार में होता था। 1954 में इसको भारत सरकार ने फ्रांस से कब्जा जो था वो छुड़ा लिया और इसको अपने अधिकार में लेकर के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। और इस केंद्र शासित प्रदेश के कुल 4 जिले हैं। एक जिला माहे केरला में पड़ता है, भारत का सबसे छोटा जिला है। दूसरा कराईकल और तीसरा पुडुचेरी 2 तमिलनाडु में पड़ते हैं, और चौथा जिला इसका येनम है जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 4 जिले हैं जिसके और 3 राज्यों में स्थित है, और पुडुचेरी की खुद की अपनी विधानसभा है, और दिल्ली की भी अपनी विधानसभा है, और जम्मू कश्मीर की भी अपनी विधानसभा है। तो हमारे 3 केंद्र शासित प्रदेशों की खुद की विधानसभा है और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा नहीं है। उसमें लद्दाख, उसमें चंडीगढ़, इसके अलावा जो दादरा नगर हवेली है, दमन एंड दीव है, लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार, ये जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारे, इनकी हमारी अपनी कोई विधानसभा नहीं है, लेकिन तीनों की विधानसभा है। तो ये कुछ परिवर्तन हुआ है जिसके बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जम्मू और कश्मीर राज्य 31 अक्टूबर 2019 को टूट गया। इसके टूटने से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बने। जम्मू कश्मीर में 20 जिले होंगे, लद्दाख में कुल 2 जिले होंगे। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल का शासन होगा। जम्मू कश्मीर की अपनी खुद की विधानसभा होगी, लेकिन लद्दाख की अपनी कोई विधानसभा नहीं होगी। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है चीन के साथ, जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ और अफगानिस्तान के साथ। ये परिवर्तन जो है वो आया है। पहले जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसकी सीमा लगती थी 3 देशों के साथ, अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सीमा केवल 2 देशों के साथ लगती है। तो ये हमारा जो परिवर्तन है वो हमें ध्यान में रखना है।
इसके बाद में हम लोग बात करते हैं हमारी जो सीमाएं लगती है उनकी लंबाई कितनी है और उनके नाम क्या है। तो जो पाकिस्तान के साथ जो हमारी जो सीमा लगती है, इस सीमा का नाम है रेड क्लिफ। पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है, इस सीमा का नाम है रेड क्लिफ और सीमा की कुल लंबाई है 3323 किलोमीटर। बहुत सारी किताबों में आपको 3330 किलोमीटर मिलेगी, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 3323 है, तो हमें 3323 किलोमीटर सीमा ही माननी चाहिए। तो पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ सीमा लगती है और इसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर। इसके साथ हमारे जो राज्य लगते हैं उसकी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के साथ हमारे कुल पहले 4 राज्य लगते थे, लेकिन अब इसमें परिवर्तन आया है। इसके साथ जो राज्य लगते हैं 3, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। तो अब पाकिस्तान के साथ जो हमारे 3 राज्य और एक यूटी सीमा बनाते हैं, ये ध्यान में रखना है। आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं, वो ऑप्शन में दे देगा 4 राज्य, 3 राज्य, ऑप्शन 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो हमें ध्यान में रखना है कि हमारे पाकिस्तान के साथ 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। सीमा का नाम है रेड क्लिफ। ये जो रेड क्लिफ है सर, सिरिल रेड क्लिफ करके भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हो रहा था 1947 में, तो उस समय 46 में एक सीमा आयोग का गठन हुआ था, उसके मुखिया थे रेड क्लिफ और इनके नाम के ऊपर ही इस सीमा का नाम है वो रेड क्लिफ रख दिया गया। और दूसरी बात जो और ध्यान में रखनी है कि भारत और जो बांग्लादेश की सीमा है इसका नाम भी रेड क्लिफ है, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान दोनों अलग हुए थे 47 में, तो उस टाइम पे ये पूर्वी पाकिस्तान होता था और ये पश्चिमी पाकिस्तान था। 1971 में ये पूर्वी पाकिस्तान एक अलग देश और बन गया बांग्लादेश के रूप में, और ये पश्चिमी पाकिस्तान है ये पाकिस्तान के रूप में रह गया। तो भारत और बांग्लादेश की सीमा और भारत और पाकिस्तान की सीमा दोनों रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। भारत और पाकिस्तान की सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। इसमें 3 राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर सीमा बनाते हैं। इसके बाद में है अफगानिस्तान। अगला जो देश है हमारे साथ जो सीमा बनाता है, इस देश का नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ जो सीमा लगती है, इस सीमा की लंबाई है 106 किलोमीटर। भारत की अफगानिस्तान के साथ जो सीमा लगती है, इस सीमा का नाम है मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा। भारत अफगानिस्तान की सीमा का नाम है डूरंड रेखा। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये जो सीमा है, ये इसी सीमा का नाम है डूरंड रेखा। जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा है, उसी सीमा का नाम है डूरंड रेखा। 1947 से पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा होती थी, इसका नाम डूरंड रेखा था। ये जो सर डूरंड होते थे, उनके अध्यक्षता में एक सीमा आयोग का गठन हुआ था और उसने भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया था, इसलिए इसका नाम डूरंड रेखा पड़ गया। लेकिन जब बाद में भारत और पाकिस्तान अलग हुए, तो ये सीमा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आ गई और केवल इसका 106 किलोमीटर हिस्सा है जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में लगता है। इसका नाम भी क्या है? डूरंड रेखा है। तो भारत के पाक अधिकृत कश्मीर, या हम यूं कहें कि जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसके साथ अफगानिस्तान की सीमा लगती है और इस सीमा की लंबाई है मात्र 106 किलोमीटर। एक ही राज्य, एक ही केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो जिस देश के साथ हमारी सीमा लगती है, उसका नाम है चीन। चीन के साथ जो हमारी सीमा लगती है, इसकी कुल लंबाई है 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर सीमा लगती है चीन के साथ। और चीन के साथ लगने वाली जो सीमा का नाम है वो है मैकमोहन रेखा।
चीन के साथ जो सीमा लगती है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। और चीन के साथ हमारे जो है राज्य सीमा बनाते हैं उनकी अगर हम बात करें तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि चीन के साथ पहले 5 राज्य सीमा बनाते थे, लेकिन अब 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है जो सीमा बनाते हैं। जैसे कि जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश तो हो गया लद्दाख, और राज्यों की अगर हम बात करें तो एक तो है यूके यानी कि उत्तराखंड, और एक है हिमाचल प्रदेश। एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश, यूके यानी कि उत्तराखंड। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये राज्य है सिक्किम। चौथा है सिक्किम और पांचवा है अरुणाचल। ये सीमा बनाते हैं चीन के साथ हमारे 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है, कुल मिलाकर के 5 होते हैं। मैकमोहन रेखा नाम है और लंबाई 3488 किलोमीटर है। इसके बाद में तीसरा देश है नेपाल। नेपाल के साथ जो हमारी सीमा लगती है, इस सीमा की लंबाई है 1751। नेपाल के साथ सीमा की लंबाई है 1751 किलोमीटर। नेपाल और भारत की सीमा का कोई विशेष नाम नहीं है जैसे चीन इसके साथ है, पाकिस्तान के साथ है। नेपाल के साथ हमारे जो राज्य सीमा बनाते हैं उनकी अगर हम बात करें तो नेपाल के साथ एक तो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार है, बिहार के बाद में है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की सीमा जो है वो नेपाल के साथ लगती है, और पांचवा है सिक्किम। तो नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं, 5 राज्य सीमा बनाते हैं, लंबाई 1751। इसके बाद नेक्स्ट देश है भूटान। भूटान जो देश है इसके साथ जो हमारी सीमा लगती है उसकी लंबाई है 699 किलोमीटर। भूटान के साथ मात्र 699 किलोमीटर सीमा लगती है, और भूटान के साथ जो देश सीमा बनाते हैं, जो राज्य सीमा बनाते हैं, उसमें है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्य भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। नंबर 1 सिक्किम, नंबर 2 पश्चिम बंगाल, नंबर 3 आसाम और नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। इसके बाद में अगला देश है म्यांमार, या इसका पुराना नाम था बर्मा। बर्मा या म्यांमार के साथ जो हमारी सीमा लगती है इसका भी कोई विशेष नाम नहीं है, लेकिन इस सीमा की जो लंबाई है कुल वो है 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर इसके साथ हमारी सीमा लगती है म्यांमार के साथ। और म्यांमार के साथ जो राज्य सीमा बनाते हैं उनकी अगर हम बात करें तो उसमें है अरुणाचल प्रदेश नंबर 1, नंबर 2 है नागालैंड, नंबर 3 है मणिपुर और नंबर 4 है मिजोरम। म्यांमार के साथ 4 राज्य सीमा बनाते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, हमारे उत्तर पूर्वी भारत के 7 सिस्टर नाम से जाने जाते हैं, छोटे छोटे राज्य। जैसे अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3 और मिजोरम 4। ये 4 राज्य सीमा बनाते हैं म्यांमार के साथ। इसके बाद में जो अगला देश है हमारा जिसके साथ सीमा लगती है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगती है इसकी कुल लंबाई है 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ हमारी 4096 किलोमीटर सीमा लगती है, और बांग्लादेश के साथ हमारे 5 राज्य सीमा बनाते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, आसाम, इसके बाद में नेक्स्ट है मेघालय, नेक्स्ट है त्रिपुरा और अगला है मिजोरम। ये 5 राज्य हैं जो कि सीमा बनाते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, पश्चिम बंगाल, नंबर 2 है आसाम, नंबर 3 है मेघालय, नंबर 4 है त्रिपुरा और नंबर 5 है मिजोरम। ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, और बांग्लादेश के साथ भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है। यानी कि भारत के साथ कौन सा देश सर्वाधिक सीमा बनाता है तो उसका नाम है बांग्लादेश। भारत के साथ कौन सा देश न्यूनतम सीमा बनाता है तो उस देश का नाम है अफगानिस्तान, और अधिकतम सीमा बांग्लादेश।
ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हमारी बांग्लादेश के साथ सीमा की लंबाई कितनी है 4096, या भारत के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, तो बांग्लादेश बनाता है। भारत के साथ न्यूनतम सीमा कौन बनाता है, तो अफगानिस्तान बनाता है। भारत बांग्लादेश सीमा का नाम क्या है, तो मैंने पहले भी बताया था, इसका नाम है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ जो सीमा लगती है वो हमारी है बांग्लादेश के साथ और पाकिस्तान के साथ, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान अलग हुए थे तो उस टाइम पे ये पाकिस्तान का ही एक भाग था, पूर्वी पाकिस्तान, और ये था पश्चिमी पाकिस्तान, यानी कि बंगाल का विभाजन हो गया था। पूर्वी बंगाल जो है वो पूर्वी पाकिस्तान बना था, और ये 71 में जाकर के ये बन गया था बांग्लादेश। तो ये रेड क्लिफ सीमा है। यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि भारत और जो बांग्लादेश और त्रिपुरा की जो सीमा है, बांग्लादेश और त्रिपुरा की जो सीमा है, इस सीमा का एक अलग नाम है, इसे कहते हैं जीरो लाइन। जीरो लाइन, जीरो लाइन यानी कि बांग्लादेश और त्रिपुरा की सीमा, इसको कहते हैं जीरो लाइन। बांग्लादेश और त्रिपुरा की सीमा जो है जीरो लाइन के नाम से जानी जाती है। तो ये तो हमारी होगी स्थलीय सीमा, यानी कि स्थलीय सीमा जो है इसकी अगर हम बात करें तो स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है हमारी स्थलीय सीमा की वो है 15,200 किलोमीटर। भारत की 15,200 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा है, और यह जो सीमा है वो 7 देशों के साथ लगती है, और 7 देशों के साथ हमारे 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। हमारी सबसे पहले उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, इसका नाम है रेड क्लिफ, लंबाई 3,323 किलोमीटर। इसके बाद में बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है, इसका नाम है डूरंड रेखा, लंबाई 106। भारत की न्यूनतम सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ, बिल्कुल उत्तर में सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ, जम्मू कश्मीर में, पाक अधिकृत कश्मीर में। इसके बाद में है चीन, चीन के साथ सीमा का नाम है मैकमोहन। सन 1914 में मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था शिमला समझौते के अंतर्गत, लेकिन चीन इस रेखा को नहीं मानता, इसलिए उसने भारत के बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा है, वो विवादित है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो मैकमोहन रेखा चीन और भारत की सीमा है, इसकी लंबाई 3,488 किलोमीटर है। चीन के साथ भारत के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है। इसके बाद है नेपाल, नेपाल के साथ सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर है, इसके साथ 5 राज्य सीमा बनाते हैं। भूटान के साथ भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं, लंबाई 699 किलोमीटर है। म्यांमार के साथ भी 4 राज्य सीमा बनाते हैं, लंबाई 1643 किलोमीटर है। बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा लगती है, इसकी लंबाई है कुल 4,096 किलोमीटर। भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है बांग्लादेश, इस सीमा का नाम रेड क्लिफ। इसके साथ 5 राज्य लगते हैं, और भारत और जो बांग्लादेश और त्रिपुरा की सीमा है उसका नाम है जीरो लाइन। इस प्रकार से यह है हमारी स्थलीय सीमा, इनकी कुल लंबाई, इनके नाम और कुल लगने वाले राज्य, ये आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से हमारे 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हमारे 7 पड़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं। इसमें दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य, तो जैसे पहले तो जम्मू कश्मीर था जो 3 देशों के साथ सीमा बनाता था, इसके अलावा सिक्किम है। सिक्किम, अब जम्मू कश्मीर तो टूट गया, तो सिक्किम 3 देशों से सीमा बनाता है। दूसरा जो इसमें राज्य है वो है पश्चिम बंगाल, ये भी 3 देशों से सीमा बनाता है, 3 देश। तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, ये भी 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम नेपाल, चीन और भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश भूटान, चीन और म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। तो ये भारत के 3 राज्य हैं जो सर्वाधिक 3-3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाता है, तो इसमें से एक आया मिलेगा और 3 और राज्य मिलेंगे। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश 3-3 देशों से सीमा बनाते हैं, और 2 देश ऐसे हैं जो भारत के सर्वाधिक 5-5 राज्यों से सीमा बनाते हैं, जैसे नेपाल।
नेपाल जो देश है इसकी भारत के 5 राज्यों से सीमा लगती है, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। दूसरा देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश की भी 5 राज्यों से सीमा लगती है। इससे पहले चीन के साथ भी भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती थी, लेकिन वर्तमान में चीन के साथ जो है वो 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश ही सीमा बढ़ाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के टूटने के बाद में लद्दाख ही सीमा बढ़ाता है चीन के साथ। तो चीन के साथ अब 4 राज्य सीमा बढ़ाते हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 3 देश थे जो भारत के सर्वाधिक राज्यों सीमा बढ़ाते थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के सर्वाधिक 5 राज्यों से सीमा बढ़ाता है। तो अब है नेपाल, बांग्लादेश। चीन पूछे तो उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी आएगा। तो ये तो बात होगी हमारी स्थलीय सीमा के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे भारत की जलीय सीमा और उसकी लंबाई और उसकी विशेषताओं के बारे में। आज का टॉपिक यहाँ तक ही। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। आज हम लोगों ने बात की भारत की स्थिति यानी कि भारत के चारों बिंदु, भारत का विस्तार और भारत की सीमाओं के बारे में। अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें से है तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप डैफोडिल ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। कल मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।